जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली समय कि रास्ता हूँ। कैमरा चालू कर देना यार। एक मिनट। चालू है चालू है चालू। कट करना पड़ेगा। जय हिंद एवरीवन, दिस कपिल गौर, योर यूपीएससी इंडिया जीएटी एजुकेटर, ऑल सेट विद वेपन्स। एकदम फाइनल सेशन होने वाला है। यहाँ पर ऑप्टिक्स को हम लोग खत्म करने वाले हैं। आई नो इट वेरी वेल यार, आप सभी ने ये जो फौज वाली पिक्चर है तो देखी होगी। मेजर, टोरी या टू लक्ष्य, सारी की सारी प्रोमिनेंट मूवीज हैं और मेरे को पता है कितना बेहद लगाव आप सभी को इन सभी से है। जिस तरीके से इन मूवीज को खत्म करने के बाद जो आप सभी के अंदर सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट आता है, जो सेटिस्फेक्शन आती है, जो संतुष्टि आती है, जो और सही बताऊं तो जो मोटिवेशन आता है आप सभी की रगों में, जो मोटिवेशन दौड़ता है फौज को ज्वाइन करने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही बता रहा हूँ, ये वाला सेशन खत्म करने के बाद, मतलब कि ऑप्टिक्स खत्म करने के बाद, एक ऐसा टॉपिक जहां से एनडी फिजिक्स 4 से 5 सवाल पूछता है, इस टॉपिक का सर धड़ से अलग करने के बाद आप सभी को एकदम सेम प्रकार का सेटिस्फेक्शन आने वाला है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मेजर बियान को, जिस तरीके से ऑपरेशन खत्म करने के बाद ही वाज हैविंग द सेम सेटिस्फेक्शन, उस टेररिस्ट को किल करने के बाद इन द सेम मैनर 4 से 5 सवाल ऑप्टिक्स के खत्म करने के बाद यू आर गोइंग टू हैव द सेम फीलिंग। एकदम बढ़िया, एकदम सेम संतुष्टि आप सभी को मिलने वाली। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया क्विज ग्रुप आपका कब आने वाला है। तो क्विज ग्रुप फाइनली आ चुका है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। क्विज चैनल हम लोगों ने लेकर आ गए हैं, जहां पर आप सभी के मेंटोर आप सभी के लिए क्विज डाल रहे होंगे। ठीक है, काफी बढ़िया लेवल के क्विज, अभी ऑप्टिक्स के क्विज वहां पर डले हुए हैं। आप जाना, ज्वाइन करना। टेलीग्राम के ऊपर आप सर्च कर लेना मरून क्विज एज इट इज, ऐसा सर्च करना। यदि ना आए तो एग्जैक्ट यहाँ पर ये जो यूजर नेम है एज इट इज वहां पर डाल देना, मरून क्विज वहीं पर आने वाला है। आप सभी को बताया यार, मेरा टैग क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि डालते जा रहे, ग्रुप भी भरा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, फॉर अस क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो लास्ट सेशन है हमारा लाइट का, ऑप्टिक्स का, कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो क्रिटिकल एंगल वाला पार्ट है वो भी, डिस्पर्शन, ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, और इसके भीतर भी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर फोड़ने वाले हैं। ये तो सिर्फ आउटर स्केचिंग है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा। बढ़िया तरीके से बैठो और एंजॉय करो और रगड़ दो सेशन को। ठीक है, एकदम फौजी भाषा में मैं आप सभी को बोल रहा हूँ। प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर बैठो, लाइट सोर्स में बैठो, पानी की बोतल वगैरह उठाकर लेकर आ जाओ और बताना मेरे को लिखकर कि किस प्रकार से आप सभी की ये जर्नी रही ऑप्टिक्स की, और क्या आप और इसी तरीके से कंसिस्टेंसी से पूरा का पूरा सिलेबस फोड़ना चाहते हो। बिल्कुल आप चाहते हो, इसलिए ये वाला सेशन यहाँ पर आकर देख रहे हो। पहला टॉपिक आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? यदि आप मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक ज्योग्राफी का टीचर भी हूं और आप सभी ने देखा होगा कि ये अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक है, तो हमेशा मैं बोलता हूं यार कि नेवर हैव ईगो। ठीक है, थोड़ा जो पॉजिटिव वाला ईगो होना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, वो बढ़िया है, मगर वो नेगेटिव एलिमेंट वाला ईगो नहीं होना चाहिए जो कि आपको ये बोले कि सिर्फ ये मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है कि मैं कर सकता हूँ, तो क्योंकि पृथ्वी गोल है, घूम रही है, द वन हु इज स्टैंडिंग एट द ईस्ट हैज टू कम एट द वेस्ट, उसको वेस्ट के ऊपर आना पड़ेगा। यदि दिन है तो अंधकार भी रहेगा, मगर अंधकार है तो आप सभी को पता है, नो मैटर हाउ डार्कर द नाइट इज, सन हैज टू राइज। ठीक है, उसको उगना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक यू। 2025 क्या रहा, यू डोंट नो। व्हेन इट कम्स टू इंडिया 2026, यू ऑल आर रेडी टू राइज। उसी प्रकार से आप सभी को पता है अर्थ गोल घूम रही है। ठीक है, तो अर्थ गोल जो घूम रही है उसके अराउंड आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है भाई, बहुत सारे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो डेंसिटी है वो हर जगह थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर सेम नहीं है। इसकी ये अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, उन अलग अलग लेयर्स की अपनी एक डेंसिटी है। ये सारी की सारी लेयर्स की अपनी एक डेंसिटी है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब अलग अलग डेंसिटी वाले मीडियम में, ठीक है, ये यदि अपन इसको सेग्रीगेट करें, एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये 3 लेयर बन गई। इनको बड़ा ड्रॉ करें, 1 2 3, ठीक है, 3 लेयर बन गई है। इसमें से जब अलग अलग डेंसिटी की लेयर में से लाइट रे पास करेगी तो उसको बेंड होना पड़ेगा। वो क्या करेगी, बेंड होकर जाएगी। और जब यहाँ पर बेंड होती है, ये जो लाइट बेंड होती है, इसकी वजह से कई सारे फिनोमेना यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसको कई बार कहा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ लाइट।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार थोड़ा आपको ऊपर नजर आता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो रीड करते हैं। दैट द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। आप सभी को पता होना चाहिए, मतलब ऐसी लेयर से मिलकर बने हुए जिनकी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज बिकॉज डेंसिटी ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर चेंजेस विद टेम्परेचर। आप सभी को पता होना चाहिए जैसा जैसा टेम्परेचर होता है, ये जो एटमॉस्फेयर की गैसेस की जो डेंसिटी है वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि लेयर्स जो जितनी भी हैं उन सभी का अपना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जिसको भी नहीं पता, पुराना वाला सेशन देख लो, एकदम ठोक कर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पर करवाएं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तब भी बेसिक में मतलब बता दे रहा हूं, एक मीडियम की डेंसिटी, एक मीडियम कितना डेंसर है कितना रेयरर है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें जो लाइट रे आ रही है वो किस एक्सटेंड पर, ठीक है, क्या कर रही है, डेविएट कर रही है, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो द डेविएशन ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है सेकंड वाले सेशन में? द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई भी लाइट रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो उसको हमने क्या बोला था? उसको बोला था रिफ्रैक्शन। जब यही लाइट रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है और जब वो डेविएट करती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये तो बढ़िया है, समझ में आ गया। दैट वाज द इंट्रोडक्शन। एकदम माहौल सेट है, प्लानिंग सेट है। अब जाना है अंदर, घुसना है कश्मीर के अंदर और टेररिस्ट मार गिराने, जैसे आपको ऊपर पिक्चर मैंने दिखाई थी ना। यही आपका मोटिवेशन लास्ट तक होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोना बी ऑन योर स्क्रीन, फिनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कौन कौन से फिनोमेना है जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, और यहां से पूछे जाने वाले जितने भी सवाल, टिंडल इफेक्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, ये सारी चीजें यहां पर क्लियर होने वाली। सुनो मेरी बात, तीन चीजें, ठीक है, तीन चीजें अपने दिमाग में बिठा लो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तीन फिनोमेना होते हैं। कौन कौन से भैया? मैं बिल्कुल समझाऊंगा, मगर तीन चीजें वो कौन कौन सी है? पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरा कौन है? पहला कौन सा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। जो सितारे हैं ना वो चमकते बहुत हैं यार। जब आपके शोल्डर्स के ऊपर सितारे लगेंगे ना, तो स्टार्स तो चमकेंगे मगर उससे ज्यादा आप चमकोगे, ठीक है। जब अकेडमी से रगड़ा खाकर बाहर निकलोगे, एंड व्हेन यू विल बी वेयरिंग दोस टू स्टार्स ऑन योर ईच शोल्डर, यू विल शाइन, ठीक है। उसी तरीके से जैसे स्टार्स चमक रहे हैं, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और कई बार क्या होता है, जो स्टार्स हैं, स्टार्स अपीयर हायर, मतलब कि हायर देन एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल में हैं, जो उनकी हाइट है उससे भी वो थोड़ा सा ऊपर नजर आते हैं आपको। और तीसरा यहाँ पर क्या होने वाला है? तीसरा यहाँ पर होने वाला है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। अर्ली सनराइज, आपको सूरज जल्दी से दिख जाता है, ठीक है, जब सुबह निकलता है, और आपको जो सनसेट ढलने के बाद भी आपको दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। वो हो तो जाता है सेट, ढल जाता है, मगर तब भी दिखाई देता है। तो तीन आपको फिनोमेना आप सभी की स्क्रीन के ऊपर रख दिए कि एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन की वजह से जो फिनोमेना होते हैं वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अपीयर हायर देन एक्चुअल, और तीसरा होता है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मगर इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, बताते हैं ना यार। मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको करवा के PYQ करवा दिया, अरे बोला कि बेसिक से पढ़ाकर एकदम ऊपर तक लेकर जाऊंगा, सो दैट एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, भाई यहाँ पर आप सभी को एकदम सितारा दिख रहा है, आप सभी की आंखों के सामने ये सितारा आप सभी को नजर आ रहा है। फॉर मी यू आर माई स्टार्स, ठीक है ठीक है। और मैं आप सभी को एकदम ऊपर देखना चाहता हूँ, शाइन करता हुआ, ट्विंकल करते हुए देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब डेविएट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा, मैं ये बोलूंगा, नहीं तो आप डेविएट हो जाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये स्टार है, सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। स्टार की लाइट रे आई यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे करके आई, बिल्कुल आई, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आई, सर दिख रही है हमको, जूम कर लो आप तो जूम कर सकते हो ना। ये लाइट रे यहाँ पर आई इतना, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर आई तो ये ऐसे करके क्या हुई, बेंड हो गई। जाना इसको सीधा था, ऐसे बेंड हो गई। अब ये यहाँ पर भी बेंड हो गई, सर ये यहाँ पर भी बेंड हो गई। और अब ये जाने के बाद, अब ये ऐसे, इसके बाद फाइनल बेंड ऐसी हुई और ऑब्जर्वर के आंख में ऐसी पहुंची। तो अब एक बात मेरे को सही से बताओ, यदि आपकी ये आंख है, ठीक है, और कोई लाइट रे ऐसी आ रही है आपकी आंख में, तो आप उसको प्रोजेक्ट कैसे करोगे? सर मैं तो उसको सीधा करूंगा और वो जो भी है वो मेरे को सीधा देखूंगा,
ठीक है, भले ही चाहे उसका पास्ट कैसा हो, वो टेढ़ा आड़ा क्यों ना आई हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत गहरी बात बोल दी है। पास्ट भले ही उसका कैसा हो, मगर आपकी जिंदगी में कैसे है तो आप तो उसको वैसे ही देखोगे ना। पास्ट मैटर नहीं करता है फॉर यू, और ऐसे ही आप बन जाते हो। ठीक है, सुनो मेरी बात, ठीक है, बहुत गहरी बात मैंने आप सभी को कह दी है। अब लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। आप तो इसको सीधे ही देखोगे ना, तो भाई ये जो स्टार है ना, ये प्रोजेक्ट भी ऐसा ही होगा, भले ही वो कैसे घूमते आया हो। इसका जो रास्ता है आपको ऐसा दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, कभी ऐसा, ठीक है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा। मगर आप उसको सीधा प्रोजेक्ट करोगे तो इसलिए आपको कभी ऊपर दिखेगा, कभी नीचे दिखेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी यहाँ, तो आपको ऐसा लगेगा इट इज गेटिंग ट्विंकल्ड, वो क्या हो रहा है, चमक रहा है। यही एक रीजन है, समझ में आया। तो इसका सीधा सीधा रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन लाइट रे, ठीक है, व्हेन लाइट रे आर पासिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी, वो क्या करती है, बेंड करती है। वो क्या करती है, बेंड करती है। और क्यों बेंड करती है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड करती है। इस रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड करती हैं, तो वो ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचती हैं, और ऑब्जर्वर की आंख उसको परसीव कौन सा करती है, उसके ऊपर वाला, परसीव इन डिफरेंट पोजीशन, ऊपर नीचे डिफरेंट पोजीशन में परसीव करती है। तो बार बार जब नई नई पोजीशंस आएंगी तो पक्की बात है इट विल सीम लाइक इट इज ट्विंकल्ड, कि वो क्या हो रहा है, ट्विंकल हो रहा है। बढ़िया सर, मजा आ गया, ट्विंकल समझ में आया। दूसरा यार, सन जो स्टार्स हैं, स्टार सीम हायर देन एक्चुअली दे आर। मतलब कि आप सभी को यहाँ पर सितारा दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है, सितारा यहाँ पर दिख रहा है। अब इसकी रेज आई ऐसे ऐसे करके आई। अब ये जाना कैसे था, जाना तो इसको सीधे था ऐसे करके, मगर नहीं सर, ये सीधी नहीं गई। क्या हुआ, ये हुई डेविएट इधर, फिर ये और हुई, फिर ये और डेविएट, फिर ये ऐसी आई। मगर आप एक बात मेरे को बताओ, ये जो फाइनल टाइम जो हुआ ऐसे ऐसे करके आई, तो ऑब्जर्वर तो इसको ऐसे सीधे देखेगा ना, ऑब्जर्वर तो इसको सीधे प्रोजेक्ट करेगा। तो ये जो स्टार है उसको एक्चुअली पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, एक्चुअल पोजीशन से ऊपर। तो स्टार्स सीम हायर देन एक्चुअली दे आर। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? पहली बात तो प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो काफी करीब है, ठीक है, पहली चीज ये काफी करीब है, ठीक है। दूसरी चीज, प्लैनेट्स का जो साइज है, ठीक है, साइज काफी बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ा है, इसलिए वो ट्विंकल वगैरह ये सब नहीं करते हैं। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। आखिरी वाला बताऊं, आखिरी वाला ये है कि सुनना मेरी बात ध्यान से। आप सुबह सोकर उठे, ठीक है, आप बढ़िया मस्त सोकर उठे, छत पर आप जाकर देखें तो आपको उगता हुआ सूरज यहां पर दिखाई दिया, उगता हुआ सूरज यहां पर दिखाई दिया। मगर इसके पीछे का साइंस जानो आप, ठीक है। देखो आपकी नजर कहां तक जा रही है, यहां तक, ठीक है। जो ओराइजन है, ओराइजन का मतलब पता है ना, ओराइजन का मतलब होता है क्षितिज, ठीक है, क्षितिज मतलब जो एंड जहां पर आकाश और धरती का मिलन होता है उसको ओराइजन बोलते हैं, हॉरिजॉन नहीं बोलते हैं। कई टीचर बोलते हैं ना हॉरिजॉन, ओराइजन, ठीक है, एच साइलेंट है यहाँ पर। अब मेरी बात सुनिए, ये सन है, सन ओराइजन के नीचे है। अब कोई चीज ओराइजन के नीचे है तो वो तो आपको दिखेगी नहीं, समझना मेरी बात। सन यहाँ पर है, एक्चुअली उसकी ट्रू पोजीशन ये है। अब कोई चीज ओराइजन के नीचे है तो वो तो आपको दिखेगी नहीं जब तक वो ओराइजन के ऊपर नहीं आ जाता है, मगर रेज तो एमिट करेगी ना। तो सन ने क्या करा, अपनी रेज यहाँ पर निकाली, ठीक है। जाना कैसे था सन को, ऐसे 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 सीधे जाना था, मगर क्योंकि वो रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये रेयरर है, बिल्कुल सर, ये रेयरर है, ठीक है। और अब धीरे धीरे करके यहाँ पर डेंसिटी बढ़ रही है तो ये डेंसर है। तो अब नॉर्मल आपको ओराइजन दिख रहा है कि ओराइजन भाई हमारा नॉर्मल है। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इधर बेंड हुआ, ठीक है। अब ये इधर बेंड हुई, अब ये इधर बेंड हुई, तो एक्चुअली में ऐसे पहुंची है। तो ऑब्जर्वर इसको कैसे प्रोजेक्ट करेगा यार, ऑब्जर्वर तो इसको सीधे ही प्रोजेक्ट करेगा ना, ऐसे करके। और भाई को सन कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। ये परसीव्ड पोजीशन है जहां पर उसने परसीव्ड करी है, जहां उसको दिख रही है। तो जल्दी से सूरज उग गया यार, यहाँ तो जल्दी से सूरज उग गया, तो इसको बोलते हैं अर्ली सनराइज, इसको बोलते हैं अर्ली सनराइज। और डिलेड सनसेट कैसा है, डिलेड सनसेट ऐसा है कि मानकर चलो ये ओराइजन है, ठीक है, और जो सन है वो यहाँ पर पहुंच गया है, मगर तब भी आप उसको यहाँ पर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो। ये परसीव्ड है, ये परसीव्ड पोजीशन है। एक्चुअल में वो नीचे पहुंच गया है मगर आपको अभी भी दिख रहा है, तो लेट सनसेट होगा ना। तो अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो फाइनली वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन जेंटलमैन। 3 फिनोमेना होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स अपीयर हायर देन एक्चुअली दे आर,
एंड अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, तीनों आपके दिमाग में बैठा दिया मैंने, आपको रीजन बता दिया, ठीक है। और खतरनाक तरीके से सवाल और देख लेते हैं। ये टिंडल इफेक्ट, थोड़ी देर रुक जाओ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज प्राइमरली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस। जो सन है आप सभी को जब उगता है उससे कुछ क्षण पहले आपको दिखाई देता है। एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स, मतलब जब वो ढल जाता है उसके बाद भी आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? अरे अभी तो बताया, अब तो कंफ्यूज ही नहीं हो गया आप। यहाँ पर आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आया यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, क्यों होती है ट्विंकलिंग? यार अभी तो बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। बच्चे पता कब कंफ्यूज होता है? जब यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ जाता है ना, तब कंफ्यूज होता है कि स्कैटरिंग भी हो सकता है। अरे स्कैटरिंग के जो पता है स्कैटरिंग के भी 3 फिनोमेना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के भी 3 फिनोमेना है। तो आपने ऊपर 3 ऑलरेडी याद कर लिए, स्कैटरिंग के जब मैं बताऊंगा तब वो भी याद हो जाएंगे। डोंट वरी, टेंशन काहे को ले रहे हो, सारी चीजें करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बढ़िया सर, कठिन तो नहीं लग रहा है ना? ठीक है, देखो यार, मतलब आपका जो लक्ष्य है ना एकेडमी जाने का, वो काफ़ी बड़ा है यार, ठीक है। आप ऑलरेडी जब आपने सोचा कि मेरे को एकेडमी जाना है, आप उसी दिन बहुत सारे लोगों से अलग हो गए हो, ठीक है। आप ऑलरेडी आपने अपने आप को ऑर्डिनरी पीपल से अलग कर दिया है, अब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंक कर रहे हो। तो पहली चीज़, रास्ता कठिन है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो यू शुड नो यार कि खुद के ऊपर भरोसा रखो तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी। अपने एजुकेटर के ऊपर भरोसा रखो, देन ओनली थिंग्स विल वर्क आउट। और जो आपकी प्रोसेस है उसके ऊपर भरोसा रखो, देन ओनली थिंग्स विल मैटर, ठीक है। तभी थिंग्स मैटर करेंगी, तभी थिंग्स आपके दिमाग में घुसेंगी, ठीक। चलिए चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो होता क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? मेरी बात सुनो। देखो पहली बात तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक, ठीक है, 3 मीडियम बना रहे हैं। ये 3 मीडियम है, ध्यान से सुनना। इधर वाला है डेंसर, ठीक है, ये डेंसर है, और ये है रेयरर, ठीक है। ये नीचे वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये डेंसर है, नीचे वाले यहाँ पर डेंसर है। डेंसर मतलब इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब मेरी बात सुनना सारे के सारे ध्यान से। यहाँ पर एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई। यहाँ पर आपने बनाया क्या? नॉर्मल, ठीक है। जाना है इसने कैसे था? जाना इसने ऐसे था, ऐसे जाना था, मगर क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये क्या हुई, ठीक है। सुनना, अपन और ये और कंसिडर कर ले रहे हैं कि भाई ये जो लाइट रे है ना, ये जो लाइट रे आप सभी को दिख रही है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये बना रही है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये है 30 डिग्री। तो अब ये डेविएट हुई, मगर डेविएट कैसी हुई? क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये डेविएट ऐसी होगी कि ये थोड़ी डेविएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यदि आप देखोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कितना दिख रहा है? थोड़ा ज़्यादा कर दो, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ अपने हिसाब से, एक्सपेक्टेड थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब कि 60 डिग्री हो गया। बढ़िया सर। ऑन दी अदर एंड यहाँ पर आपने बनाया, यहाँ पर भी आप नॉर्मल बना लो, नॉर्मल यहाँ पर भी बना लो। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? आपने कर दिया कि यार 40 डिग्री लेते हैं। तो ऐसे आई, जाना ऐसे था, ठीक है, मगर अब ये क्या होगी? डेविएट होगी भाई, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो डेविएट ऐसे हो गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? आपने कितना लिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस? आपने 45 डिग्री लिया था।
तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना देखने को मिला, आपको और ज्यादा देखने को मिला यार। तो कितना मिला ये अपन कंसिडर करते हैं, सर ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आया कि यार क्यों ना मैं और बढ़ा दूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई तूने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया इतना, ठीक है, कितना हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उठाकर आपने कर दिया 80 डिग्री, ठीक है, आपने कर दिया 80 डिग्री। अब जब 80 डिग्री करा ना तो पता क्या हुआ, ये कैसे रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये भाई ये एकदम खतरनाक तरीके से ये यहाँ पर 90 डिग्री बना लिया यार इसने, मतलब 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो अब मेरी बात सुनना, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहली बात तो यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर, डेंसर मीडियम टू रेयर। और कभी भी डेंसर टू रेयर कोई भी लाइट मूव करती है तो आफ्टर दैट इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सब मैंने याद करवा दिया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी वो। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो कभी भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री है, गलत, जब उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, मतलब वो 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर रही है, ठीक है, 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट कर रही है, तो उस टाइम पर जो एंगल होता है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ लिया, आपने कुछ भी लिया, चाहे 80 लिया चाहे 70 लिया, ठीक है, उस पर यदि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल। तो अब मेरी बात सुनिए सारे के सारे, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि लाइट बनाती है, जो कि पास कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, मगर हर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है, सभी को समझ में आया। यहां पर आप देखो 42 डिग्री पर 90 डिग्री हो रहा है, तो एंगल 42 डिग्री इज क्रिटिकल एंगल। इसकी दो कंडीशन है, एक तो जो लाइट है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए, दूसरी क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री। उस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब एक बात मैं आप सभी को बताऊं, चलो ठीक है, ये 80 डिग्री आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, मेरी जान, यदि तूने कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार यदि गलती से एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने 85 डिग्री ले लिया, ठीक है, इफ यू हैव टेकन एंगल ऑफ इंसिडेंस 85 डिग्री, यदि 85 डिग्री ले लिया तब क्या होगा, सर वो तो सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अरे रिफ्रैक्ट नहीं, जब सेम मीडियम में आ रही है मतलब बाउंस बैक हो रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप उसको बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर क्या था, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज्यादा जब आपने लिया तो वो क्या होगा, लाइट इज टोटली रिफ्रैक्टेड इन द सेम डेंसर मीडियम, सेम जो डेंसर मीडियम है वहीं पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या है TIR की, भाई डेंसर से रेयर होना चाहिए और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और आपसे डायरेक्टली पूछेगा, आपसे कोई इसको रीजन आउट करने को नहीं बोलेगा, कोई असर्शन रीजन नहीं बोलेगा, मगर फिर भी यूट्यूब पर आप एक्चुअली में जो जेन्युइन जो ऐसी वीडियो सिर्फ इन्हीं को मतलब डेडिकेटेड है, जैसे मैंने बोला मिराज इन द डेजर्ट, डेजर्ट में जो मिराज होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वहां पर ये सब होता है, मगर कैसे होता है आप यूट्यूब पर जब सर्च करोगे, ठीक है, कोई प्रोफेसर्स और एनिमेटेड वीडियो जिन्होंने बनाकर रखी है आप वो देखना, आपको समझ में आएगा। मगर भैया आप हमको डायरेक्ट बता दो, ठीक है, कुछ 7 से 8 एप्लीकेशन ऐसे बता दो जो कि NDA CDS डिफेंस एग्जाम और SSC फलाने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ले भाई इतने देख ले, मिराज इन अ डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट में जो मिराज आता है ना, आपको ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है मगर पानी नहीं है, ठीक है, तो वही मिराज। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे इन ऑप्टिकल फाइबर, आप देखो ये जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर मतलब केबल, ठीक है, इसमें लाइट रे जा रही है, तो पता है लाइट रे कैसे जाती है, यहाँ फिर यहाँ ट्रेवल, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब ये ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करते हुए जाती है, मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है। डायमंड में जो स्पार्कलिंग होती है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। आपने कोई भी एम्प्टी टेस्ट ट्यूब पानी में डिप करा, वो शाइन कर रहा है, ये उसका एग्जाम्पल है। शाइनिंग ऑफ अ क्रैक प्रेजेंट इन अ वेसल ऑफ ग्लास, मतलब कि कोई भी कांच का वेसल है उसके जो क्रैक है वो जब शाइन करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जो रेनबो ड्रॉपलेट्स अभी अपन बात करेंगे, रेनबो आप सभी ने देखा होगा, वो जो रेनबो आता है ना, रेनबो की ड्रॉपलेट भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराती है, जिससे आपको 7 रंगों का
वहां पर एक बो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जब सेशन शुरू कर रहे थे उस टाइम पर हम लोग एक जब सेशन शुरू कर रहे थे उस टाइम पर एक शायरी का जिक्र कर रहे थे, मैं और हमारे भाई प्रियांशु भाई। इसका जिक्र करता हूँ मैं आप सभी से। रोजेस रोजेस, रोज का मतलब पता है ना? रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, ड्रीम्स कम अलाइव व्हेन द बिलीफ इज ट्रू। ठीक है, दोबारा आखिरी में बोल कर बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठी रहे। ड्रीम्स पूरे होते हैं व्हेन द बिलीफ इज ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिराज क्या है? मिराज इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ, मिराज किसका इलिस्ट्रेशन है? मिराज इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ क्या? सुनो एक बात बताऊं, मिराज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिर्फ TIR नहीं होता। मैंने बोला TIR होता है मगर साथ में रिफ्रैक्शन भी होता है, तो बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर मेनली इन डेजर्ट ड्यूरिंग हॉट समर। डेजर्ट में जो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, इल्यूजन मतलब भ्रम, वही मिराज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट रे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट रे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मगर ऑप्टिकल फाइबर में देखोगे वो एक जिगजैग पाथ में मूव करती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी तो बताया मैंने, ऑप्टिकल फाइबर में जिगजैग, क्योंकि टोटल यहाँ पर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अकर एज अ रे मूव्स थ्रू अ फाइबर। जब वो फाइबर में मूव करती है तो सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया यार। यहाँ पर एक फेल्ड गिव अवे है। ठीक है, एक ऐसा गिव अवे जो कि मैंने अपने मरून वॉरियर्स के लिए रखा था, बैच वाले बच्चों के लिए रखा था। मतलब दिवाली पर लेने का सोच रहा था, एक मैं रख लेता और दूसरा उनमें से कोई टॉप स्कोरर को दे देता। मगर सही बता रहा हूँ, ये टेस्ट का लेवल मैंने सोचा, मैंने कहा यार बढ़िया एक हार्ड टेस्ट बनाता हूँ, इनको जरा इनका लेवल पता चल जाए। ठीक है, तब से रुका हुआ था, मैं टेस्ट नहीं दे रहा था। ऑप्टिक्स 1 और ऑप्टिक्स 2 के ऊपर इनको एक टेस्ट दिया मैंने। ठीक है, इनको पता चल गया कि भाई और भी मेहनत करने की जरूरत है। बढ़िया लेवल था, तगड़ा लेवल था। फिर ये जो गिव अवे है ना, ये कैंसिल करना पड़ा। अब ये दोनों गन मैं रखूंगा। ठीक है, दी नहीं जाएगी किसी को भी। बाकी हाँ यार, आपको भी ये बैच का है तो मरून वॉरियर्स का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप अटेंडेंस देते हो, जो नोट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने शेयर करते हैं एंड यहाँ पर टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर डालते हैं। आगे चल के इसमें से कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पर पार्ट बनेंगे। टास्क ग्रुप है, यहाँ पर GD ग्रुप है। यहाँ पर एनोटेट PDFs इनको दिए जाते हैं। शॉर्ट टेस्ट जिसका भी मैंने जिक्र करा, वीकली मॉक्स इनको मिलेगा। रिविजन कैप्सूल इन सभी को मिलने वाला है। अभी जैसे ही ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट होगा, आई एम गोइंग टू गिव देम रिविजन कैप्सूल। GMAT के सेशंस रेगुलरली हो रहे हैं। पर्सनल मेंटोरशिप दी जाती है NDA कैडेट्स के साथ, इंटरेक्शन के साथ होगा जैसे ही वो टर्म ब्रेक पर आएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और सपोर्टिंग टीम का यहाँ पर उनको एक्सेस मिलता है कि कैसे करके क्या करना है। हियर वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर मैथ्स। ठीक है, कि मैथ्स में उनको मेंटोरशिप दी जाए। फ्रॉम आवर साइड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मैं बातचीत कर रहा हूँ एक दो काफ़ी बढ़िया मेंटोर से एंड विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसकी कैसे रजिस्टर करें? ये जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक गूगल फॉर्म है, उसको भरिए। गूगल फॉर्म जब आप भरोगे, ठीक है, और आपको अच्छे से समझना है कैसे करना है, तो एक मेरी वीडियो है ऐसे गोट और GAT ऐसे करके एक थंबनेल है, वो देखना। वहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लास्ट में बता रखा है। गूगल फॉर्म भरो, पेमेंट करो 899 की फॉर 7 मंथ्स। पेमेंट करने के बाद UTR जो होता है पेमेंट का, वो वहाँ पर गूगल फॉर्म में डालो और बस ये व्हाट्सएप जो आपको ऊपर बैनर पे दिख जाएगा, वहाँ पर आप मेरी टीम को मैसेज कर दो यदि जल्दी से ऐड होना है। नहीं तो आपको 24 आवर्स लगेंगे ग्रुप में ऐड होने के लिए। जल्दी ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना स्क्रीनशॉट डाल दो पेमेंट का, दैट्स इट। फेक पेमेंट मत करना, समझ में आ जाता है, क्योंकि UTR हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो, अब ये क्या चीज़ हो रही है सर? ये तो सर ये फैल रही है लाइट, ये फैली, ये फैली, ये फैली, ये फैली। इसी को तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब फैलना।
द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से सारे डायरेक्शन में। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो स्कैटर्ड लाइट का कलर है ना, ये उसके काय के ऊपर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल के साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है और लाइट की वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। कैसे सर, समझ में नहीं आया। एक बात बताऊं आपको, देखो दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स मतलब कि डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस कैसे भाई, छोटे मोटे हैं, ठीक है, छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, पहले तो ये। और दूसरे कौन से, दूसरे यार डिस्ट्रैक्शंस नहीं यार, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स। जो वॉरियर्स होते हैं ना, उनकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहां पर आपने तब भी बोला कि बड़ी, ठीक है, बड़े चैलेंजेस, बड़े प्रॉब्लम्स। तो आपको एक बात बताऊं मैं, जो छोटे मोटे हैं ना, ये उन एस्पिरेंट्स को मतलब डेविएट कर देंगे जिन्होंने जोश में आकर एनडी की तैयारी करना चालू कर दिया, बस सपना देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। और बड़े तो भाई जो खतरनाक एस्पिरेंट्स हैं, हार्डकोर जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं, अपना काम समय पर कर रहे हैं, उनके लिए थोड़े बड़े पार्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी चीज़ों की जरूरत है। तो द सेम थिंग इफ यू रिलेट हियर, कि छोटे मोटे पार्टिकल्स, ठीक है, किसको किसको स्कैटर करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को, शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को, ठीक है। और बड़े वाले पार्टिकल्स ही सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ जैसे रेड, ठीक है, रेड की काफी स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ। वही चीज यहाँ लिखी है, वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो एकदम फाइन पार्टिकल्स है ना, दे स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे। वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्ज साइज, भाई रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है ना, इसको बड़े बड़े पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, छोटे मोटे पार्टिकल्स तो इसको स्कैटर कर ही नहीं पाते हैं। सो इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, यदि स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज बड़ा है, देन स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर व्हाइट, समझ रहे हो, वो इतना तेज स्कैटर करेगी कि वो व्हाइट आपको दिख रही होगी। तो ब्लू लाइट प्रेजेंट इन सनलाइट इज स्कैटर्ड 10 टाइम्स मोर देन रेड लाइट, मतलब लाल कलर के रंग से 10 गुना ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर होता है, ठीक है। जिसका डायमीटर ज्यादा पार्टिकल्स का, उतनी ही स्कैटरिंग ज्यादा होगी। मैंने क्या बोला, जितना बड़ा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा स्कैटरिंग, दैट्स इट। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, आप एक चीज याद रखो, रेड कलर जो है ना, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, दैट्स इट, तो स्कैटरिंग इसकी कम होगी। तो दोनों मैंने याद करवा दिए हैं। अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना के ऊपर। तो तीन है, तीन कौन कौन से हैं, एक है टिंडल इफेक्ट, एक है यहां पर टिंडल इफेक्ट, वन इज टिंडल इफेक्ट। दूसरा कौन सा है, दूसरा है रेडिश सन ड्यूरिंग सनराइज, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, ब्लू कलर का स्काई, ठीक है, ब्लू कलर का स्काई। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट स्कैटर्ड। कभी भी कोई भी बीम, जो लाइट की बीम आती है ना, कहीं पर भी किसी भी एक जगह यदि लाइट की बीम आपने दी और वहां पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, तो वो जो लाइट है ना, वो दिखाई नहीं देगी। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। मगर जब वो कोलाइडल सॉल्यूशन से पास, कोलाइडल सॉल्यूशन पता है ना, जहां पर सोल्यूट पार्टिकल प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में, मतलब ऐसा दिखता है कि वो होमोजेनस है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनस। क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी बढ़िया पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और पिछले 3-4 बार से एकदम एज इट इज सेम सवाल आ रहे हैं। डोंट वरी, वो भी काफी बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ठीक है। यार वही है यार, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, ड्रीम्स कम अलाइव व्हेन द बिलीव इज ट्रू, ठीक है। भरोसा रखो आप। अभी फिजिक्स खतरनाक तरीके से कर रहे हैं, उसी प्रकार से केमिस्ट्री भी करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री जैसे कर रहे हैं उसी प्रकार से बायो भी करेंगे, उसी प्रकार से पूरा का पूरा जीएटी डिकोड कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखो, अपना काम ईमानदारी से करो, सारी चीजें एकदम बढ़िया होने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिए, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। अरे भाई, उसी प्रकार से हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, आप सभी को पता है, कोई इतना साफ है क्या, इतना साफ होता ना तो मुंह बांध कर जरूरत नहीं पड़ती बाहर निकलने की। गर्ल्स आर यूजिंग व्हाट, सनस्क्रीन, ठीक है। देन क्या क्या होता है यार, वो कुछ क्रीम और वो सब, ठीक है, कुछ XYZ क्रीम, और फिर रुमाल ऊपर से, और लौंडे मस्त टी शर्ट और निक्कर में मार्केट जा रहे हैं।
लड़के घर आकर मुंह धोते हैं, समझ रहे हो? अच्छा देख लेते हैं, गंदे हो गए होंगे। चलो, तो हमारा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें पार्टिकल से भरा पड़ा है भाई, वो पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल, कहीं स्मोक, कहीं डस्ट, कहीं ये कहीं वो, ठीक है। तो भाई पार्टिकल्स हैं तो लाइट का रास्ता दिखेगा ना, जैसे ये दिख रहा है, ये लाइट का रास्ता दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइट है, इसको जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, और लाइट का पाथ यदि दिख रहा है मतलब यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। क्लियर है? तो टिंडल इफेक्ट काई का फिनोमेना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि द स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से लाइट की बीम आ रही है थ्रू ट्रीज, इज सेड टू हैव सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कभी भी जैसे यहाँ से आप देख रहे हो सन से लाइट आ रही है और एकदम इसको देखकर क्या लग रहा है कि लाइट रे एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, इसको देखकर तो वही लग रहा है ना, बिल्कुल यही लग रहा है। तो द पार्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ लाइट आर विजिबल। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, रास्ते में जो पार्टिकल्स आप सभी को दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर लाइट इन अवर आईज। ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट नहीं, पोलराइज नहीं, स्कैटर करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, ऐसा आपको एकदम रंगीन आसमान दिखता है नीले कलर का। ड्यूरिंग द डे टाइम जो स्काई है हमको नीला दिखता है, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है एटमॉस्फेयर में स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का साइज छोटा है, जो पार्टिकल्स हैं दे आर छोटे। तो पार्टिकल्स जब छोटे हैं तो ये किसको स्कैटर करेंगे? ये स्कैटर करेंगे ब्लू लाइट को। दे विल स्कैटर ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है ना। ब्लू लाइट ऐसा है जिसकी वेवलेंथ कम है, और आप सभी को मैंने बताया जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग बहुत होती है। जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग बहुत होती है। तो यहाँ पर ब्लू स्कैटर हो गया, सो दे स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो ब्लू लाइट स्कैटर हुई है वही हमारे आंख में पहुंचेगी, इसलिए हमको जो आसमान है वो पूरा नीला दिखाई देता है। आपने नोट करा होगा कि जो स्काई है वो काला दिखाई देता है पैसेंजर को जो कि हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोमिनेंट नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स। वहां पर पार्टिकल्स ही नहीं है, ठीक है, वहां पर पार्टिकल्स ही नहीं है, इसलिए वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है, और स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमको उसका रास्ता नहीं दिखेगा। दैट्स इट। अब कुछ आपको एडिशनल हायर लेवल की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, 11th की है, 12th की, मगर तब भी पता होना चाहिए। जो रेले स्कैटरिंग होती है ना, ये रेले स्कैटरिंग क्या होती है, जब पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, मतलब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। यहां पर जो होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, वो रेले स्कैटरिंग ही होती है। These could be particles such of small specks of dust और नाइट्रोजन, कोई से भी पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट के पार्टिकल, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये जो रेले स्कैटरिंग क्या करती है, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली है, कॉजेस ऑफ एनर्जी टू बी स्कैटर्ड मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब लॉन्गर वेवलेंथ से ज्यादा किसको स्कैटर कराते हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ है उनको स्कैटर करवाते हैं। दैट्स इट। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तीसरा यहां पर क्या है भाई, देखो मैं इसका सीधा फंडा बता रहा हूं आपको, ठीक है। सनराइज और सनसेट के टाइम पर जब सूरज होता है ना, वो हमसे कोसों दूर होता है, आप देखो कितना दूर है, और दोपहर के टाइम पर एकदम हमारे सर के ऊपर खड़ा रहता है, इतनी धूप लगती है। तो सन इतना दूर है, इतना दूर है, ठीक है, कि सन तो हर प्रकार की रेज निकालेगा, रेड भी निकालेगा, ब्लू भी निकालेगा, ठीक है। सन जब था, सुनना मेरी बात ध्यान से समझना, इनिशियली सन ने दोनों प्रकार की रेज रिलीज करी, ठीक है। यहां पर मैं अच्छे से लिखकर बताता हूं आपको भाई। मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, एकदम मॉर्निंग का टाइम है। ये आप सभी को सन दिख रहा है, और अर्थ कहां पर है, ये अर्थ है, ठीक है। और दोपहर में सन यहां रहता है। अब सुनना मेरी बात सारे के सारे ध्यान से। सन ने यहां पर क्या करा, रेड भी निकाली, ठीक है, और सन ने यहां पर ब्लू भी निकाली। अब मेरी बात सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। ये जो रेड लाइट है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ हाई है भाई, ठीक है, और ये जो ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है। क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है ना, इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसको ना पार्टिकल्स पता क्या करेंगे, पार्टिकल्स इसको वहीं के वहीं खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। स्कैटर कर दिया तो ये वाली हो गई एंड, ये एंड हो गई। मगर ये जो रेड वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसको पार्टिकल्स इजीली नहीं मार सकते। तो ये ना पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करके,
ठीक है, पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर जो होगा ना उसके ऑब्जर्वर के आंख में जाएगा। तो हमको सुबह इसलिए जो सन है ना वो लाल कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट हमारे आंखों में पहुंचती नहीं है। जो लाल लाइट है वो ट्रेवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारी आंखों में आती है। दैट्स इट। और जब ऊपर जाता है तो आप सभी को पता है डिस्टेंस पास है तो ब्लू लाइट भी स्कैटर होने लगती है। क्लियर है सभी को? तो एट सनराइज एंड सनसेट द सन एंड द स्काई अपीयर्स रेड। क्यों? क्योंकि लाइट जो आती है सन, वो कहां से आती है? ओराइजन से। वो पास करती है थिकर लेयर ऑफ द एयर, मतलब हवा की जो मोटी मोटी लेयर्स है वहां पर, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो और उसको काफी लंबी दूरी यहाँ पर कवर करनी पड़ती है इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आईज। हमारी आंख में पहुंचने से पहले उस लाइट रे को बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो उस ओराइजन के पास बहुत सारी ब्लू लाइट और शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट वो ऑलरेडी स्कैटर हो जाती, इसलिए जो लाइट है हमारे जो आंख में पहुंचती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की है, जिसकी वजह से जो सन है और जो स्काई है वो रेडिश अपीयरेंस देता है हमें सुबह सुबह। क्लियर है? नून के टाइम पर क्या होता है भाई, जो लाइट है सन से आ रही है, इट वो ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो इट मे अपीयर व्हाइट, क्योंकि लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट गॉट स्कैटर, मतलब कम ब्लू और वायलेट स्कैटर होगी और इजीली हमारे आंख में आ जाएगी। क्लियर है? सर मजा आ गया? बस यही मजा पूरे भारत के बच्चों को फ्री में देना चाहता हूँ, ठीक, मगर नोट्स नहीं यार। तुम बार बार ना, मैं सही बता रहा हूँ यार, एक चीज मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, बार बार ना कमेंट सेक्शन में ना ये मत लिखा करो कि सर नोट्स भेज दिया करो फ्री में। यार तुम एक बात सुनो, मैं भी इंसान हूं भाई, ठीक है, मेरे को भी सस्टेन करना है कि नहीं, मेरे को भी सस्टेन करना है, मेरे को भी अपनी रोटी पानी चलानी है कि नहीं। 2000 का कोर्स यदि 899 में मैं आप सभी को दे रहा हूं, और आप सभी को पता है उधर और इधर में क्या अंतर है, कंटेंट में क्या अंतर है, एक्सप्लेनेशन में क्या अंतर है। यदि 899 में दे रहा हूं, ठीक है, और उसमें भी फ्री कोर्स तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है ना, इनको एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं। भाई तुम मत ले एडिशनल फीचर, पेशेंस रख, मेहनत कर और यहीं से नोट्स बनाना, क्या दिक्कत है? मेहनत कर, 7 महीने का समय है भाई तेरे पास, और इतने पैसे आप जुटा सकते हो तो दिवाली के पटाखे मत लो, यहाँ पर कोर्स ले लो। मैं एकदम रियल बात करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पता है अपन, ये जो बच्चे हैं ये भी बहुत समझदार है, इनको सही और गलत में फर्क पता है। इनको पता है यदि कोई आकर बता रहा है कि हमारी ऑल इंडिया रैंक ये है, रिजल्ट ये है, तो इनको पता है कि सामने वाला अपने पेड बैच का प्रमोशन कर रहा है, सभी को पता है। यू नो इट वेरी वेल, यू नो द रियलिटी, क्यों आकर बताया जा रहा है, ठीक है। मैं उस प्रकार का बंदा हूं कि भाई आप यदि मेरे से पढ़े हो और आप किसी और एजुकेटर से पढ़े हो और आप यदि रिकमेंड होते हो तो आप अपनी फोटो भले ही मेरे को मत भेजो, उनको भेज दो, ठीक है, उनको भेज दो, मगर आप एक काम करो, पढ़ लो मेरे से, कहीं से तो पढ़ ले। यदि मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं तो मेरे से पढ़ो, कोई और बढ़िया पढ़ा रहा है तो उधर से पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट आई नो वेरी वेल हाउ टू गिव द क्वालिटी कंटेंट, द बेस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया टू माय स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? जितना बड़ा स्ट्रगल उतना बड़ा शाइन, ठीक है, समझना मेरी, जितना बड़ा स्ट्रगल उतना बड़ा शाइन, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। इफ इट इज नॉट फाइन, इट इज नॉट द एंड, ठीक है, यदि सही नहीं है तो इट इज नॉट द एंड, एकदम दिमाग में रखना। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज सूर्योदय, और सनसेट को क्या बोलते हैं भाई, सनसेट को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, क्यों क्या बोलते हैं? नहीं पता, नहीं पता, चलो छोड़ो। सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडिश सन अपीयर होता है। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे भाई? इसको स्कैटरिंग बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, अभी बताया मैंने। क्लियर है? ग्लास प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। सर ये प्रिज्म क्या है? अरे तो प्रिज्म ये जो दिख रहा है ना, ये प्रिज्म है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग बाउंडेड, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, इंक्लाइन रहते हैं, इसको प्रिज्म कहा जाता है। इसके 2 ट्राइंगुलर बेस रहते हैं और 3 ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर लेटरल बेस रहते हैं, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस रहते हैं, एंड द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है ना, इसमें सबसे जरूरी बात क्या है बताऊं? सबसे जरूरी बात बस ये है कि जो 2 लेटरल सरफेस के बीच का एंगल होता है ना, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं।
इसको एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। बस इतना ही है। प्रिज्म का मतलब क्या है वो तो मैंने आप सभी को बता दिया। प्रिज्म काम कैसे करता है मैं बताऊं। प्रिज्म ऐसे काम करता है, देखो सारे के सारे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे यहां पर आई क्योंकि ऑलरेडी आपको ये चीज बता चुका हूं मैं वहां पर ग्लास स्लैब में। ये लाइट रे आई, ठीक है, यहां पर जाना कैसे था सर, ऐसे करके जाना था, ऐसे करती तो ये चली जाती, मगर गरीब की जस्ट किडिंग, ट्रेंड चल रहा है ना, चाहती तो सीधी चली जाती। देखिए, मगर रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो भाई ये इधर मूव होगी ना, ठीक है, इधर मूव कर गई है, जाना सीधे था। नॉर्मल कहा है, अब नॉर्मल आप क्या बोलोगे, ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल, सर नॉर्मल थोड़ा छोटा बनाओ, ओके मेरी जान, ये नॉर्मल दिख रहा है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव हो गई। अब यहां पर सर नॉर्मल ये है, यहां पर नॉर्मल ये है, तो अब जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो सर जाना तो इसको कैसे था, सर जाना तो इसने ऐसा था, मगर इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे करके मूव हो गई सर ये। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। एंगल ऑफ डेविएशन पता क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट रे, देखो नहीं इंसिडेंट रे कौन सी है सर, ये वाली, इमर्जेंट रे कौन सी, ये वाली, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है कैसे बनेगा, अरे दोनों को बैकवर्डली एक्सटेंड कर देना, तूने इसको एक्सटेंड करा और तूने इसको बैकवर्डली एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पर जो बना इसको बोलोगे एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है, इसको क्या बोलोगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इट इज द एंगल एट विच इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे मतलब एक्सटेंडेड बैकवर्ड, आप ये देखो इसको पीछे आपने एक्सटेंड करा है बिल्कुल, एंड मिक्स विथ इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, मतलब इंसिडेंट रे को जब आप फॉरवर्ड एक्सटेंड करोगे, इमर्जेंट रे जब आप उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर, जो कि ऊपर आप सभी को दिख रहा है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर और एंगल ऑफ इमर्जेंस के ऊपर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंसिडेंस, इमर्जेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, मजा आ गया। अब यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है प्रिज्म वाला, अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर, वही आपको दिख रहा है यार, ग्लास प्रिज्म का काम पता क्या है, जैसे व्हाइट लाइट उसके अंदर गई तो वो ना स्कैटर कर देता है जब उससे बाहर लाइट रे निकलती है, ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, रेड लाइट विल डिविएट द मोस्ट, अरे रेड लाइट हिम्मत नहीं है भाई कि रेड लाइट को आप डिविएट कर पाओ, ठीक है। वायलेट विल डिविएट द मोस्ट, यस इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ना ना रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ नहीं हो रहा। अभी और अपन देखते हैं, सुनो मेरी बात, रेड लाइट विल डिविएट द मोस्ट नहीं, वायलेट लाइट विल डिविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से, अब देखो यहां पर, अब आपको समझाता हूं मैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, वो तो रहे रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन लगा लेना। अब सुनो, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट वाया प्रिज्म एक ऐसा फिनोमेना है ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब व्हाइट लाइट का टूटना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, उसके फर्दर कलर में जब वो प्रिज्म से पास करती है, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या बनाता है, 7 कलर का बैंड बनाता है जिसको बिब्ग्योर कहा जाता है, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये किसने दिया था पता, आइजैक न्यूटन एक पहले बंदे थे who used glass prism to obtain the spectrum of light, लाइट के स्पेक्ट्रम को यूज करके 7 रंगों को निकालने वाले पहले शख्स जो थे रिस्पेक्टेड आइजैक न्यूटन थे, ठीक है, क्लियर है। तो यहां आपको दिख रहा है एकदम बढ़िया तरीके से व्हाइट लाइट आई और यहाँ पर 7 रंग आपको दिख रहा है, सबसे कम डेविएट हुआ रेड, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्जन का रीजन क्या है, क्योंकि लाइट रे ना हर अलग अलग मीडियम में एक अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, इसलिए वो अलग अलग एंगल से बेंड होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्पर्जन देखने को मिलता है। रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, वायलेट की कम वेवलेंथ है, तो रेड लाइट फास्ट ट्रेवल करती है और कम डेविएट होती है, याद रखना। वायलेट लाइट एकदम स्लो ट्रेवल करेगी और डेविएट सबसे ज्यादा करती है। तो अब सुनना मेरी बात, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा
ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो सबसे कम डेविएट करेगी, मतलब वो उसका डेविएशन सबसे कम। इसका रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखो, इन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट वाया कॉमन ग्लास प्रिज्म, अब भी तो कराया है यार ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, रेड लाइट deviates the most because it has, नहीं, ब्लू लाइट deviates the most because blue light has highest speed, गलत। रेड लाइट deviates the most because red light has lowest speed, गलत। ब्लू लाइट deviates the most because blue light has lowest speed in prism, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका। ये दूसरा क्वेश्चन था मगर रिपीट हुआ। When a beam of light passes through prism, जब लाइट की बीम प्रिज्म में पास हो रही है, द कलर ऑफ द लाइट जो कि सबसे कम लीस्ट डेविएट होती है, तो सर रेड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट ये क्या है, पता है ये क्या चीज है? न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट शो करा था, दैट वाज द रिवर्स ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये क्या था? उन्होंने दो प्रिज्म को पास में रखा, एक इरेक्ट पोजीशन में था और एक इन्वर्टेड रखा, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, द लाइट गेट्स डिस्पर्स्ड व्हेन पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म, जब फर्स्ट प्रिज्म से लाइट निकली तो वो क्या हुई, ऐसे अलग अलग रंगों में डिस्पर्स हो गई। अब जब सेकंड प्रिज्म ने ये 7 रंग रिसीव करे तो इन्होंने मिलकर ना एक व्हाइट लाइट बना ली, तो इससे पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सारी की सारी लाइट दे आर मेड अप ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। ऐसी लाइट जो कि आपको स्पेक्ट्रम दे रही है वो क्या है? व्हाइट लाइट। क्लियर है? इससे ये पता चलता है। और ये किसने करा? आइजैक न्यूटन, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब रेनबो, ठीक है, रेनबो बताता हूं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, फिर ह्यूमन आए। समय कितना हो गया यार? 52 मिनट्स। ओके, सेशन यार यूट्यूब के ऊपर आज डिले, थोड़ा लेट होगा, बोल देता हूं 9 बजे। 1 मिनट मैसेज कर दूं यार इनको कि 9 बजे। The session will come screen at 9 p.m. ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात सारे के सारे। द लाइट एनर्जी स्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय, जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, आप उसको कैसे स्प्रेड कर सकते हो यार? रेनबो में होती है वो। ठीक है यार, शावर ऑफ रेन ड्रॉप, कैसे रेनबो पड़ते हैं? देखो मेरी बात सारी के सारे, मैं आप सभी को बताता हूं एकदम बढ़िया तरीके से, समझना मेरी बात को। एक रेनबो एक ऐसा नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में दिखता है आफ्टर रेन शावर, मतलब बारिश होती है उसके बाद ही आपको रेनबो देखने को मिलता है। यहां पर पता क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब जो ड्रॉपलेट है वो क्या करती है? डिस्पर्जन करती है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमेशा रेनबो इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन, सन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। इसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। ठीक है, कैसे? पहले वो क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी, फिर उस इंसिडेंट लाइट को डिस्पर्स करेगी, फिर वो इंटरनली उसको क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, और फाइनली उसको रिफ्रैक्ट करेगी और फिर रेन ड्रॉप से बाहर आएगी। इसी डिस्पर्जन की वजह से, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जर्वर की आंखों में कई सारे कलर पहुंचते हैं। ठीक है सर, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं भाई, देख काफी बढ़िया तरीके से तेरे को बताता हूं, देख। ये क्या है? वाटर की ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर की ड्रॉपलेट है। यहां पर क्या आया? एक कलर आया। ठीक है, मतलब सन की लाइट आई। ये क्या है? सन की लाइट। ठीक है, अब सन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वहां से सनलाइट आ रही है, इसलिए अपन बोलते हैं रेनबो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन।
अब यहां पर क्या होगा, ये जो लाइट है इसको जाना ऐसे था, ये क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई, है ना। मगर पता है ये अलग अलग रंग में भी डिवाइड हुई है। पहले पता क्या हुआ, पहले एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ ना, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद सर वो अलग अलग रंगों में डिस्पर्स हुई, आप उसको क्या बोलोगे सर, डिस्पर्जन हुआ, बढ़िया। अब पता ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी, इसको क्या बोलोगे सर, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और फाइनली जब बाहर आएगी तो सर ये क्या हुई, सर ये रिफ्रैक्ट दोबारा हुई, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ दोबारा। तो इस प्रकार से समझना, रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्जन फिर TIR फिर रिफ्रैक्शन, क्या बनता है, इसी प्रकार से आप सभी को रेनबो दिखाई देता है। क्लियर है सभी को, सर समझ में आ गया। मगर जरा हाई लेवल का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब क्या लिखा है कि लाइट एनर्जी स्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय, आप लाइट एनर्जी जो सन से आ रही है आप उसको कैसे फैला सकते हो। अरे यार जो रेन ड्रॉप है उसकी शावर से, रेन ड्रॉप जो बारिश की बूंदें हैं, क्योंकि एक बूंद इतना कर रही है तो ऐसी मिलियंस ऑफ बूंदें मिलकर रेनबो ही तो बनाती हैं लाइट को फैला कर, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेनबो वाला सीन देखो, ये मैं आप सभी को काफी बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। सुनो, दो प्रकार के रेनबो होते हैं भाई, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। एक होता है प्राइमरी रेनबो, ठीक है, एक क्या होता है प्राइमरी रेनबो, और एक होता है सेकेंडरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। सर दोनों में फर्क क्या है, 19-20 का फर्क है बस, एक चाटा पड़ेगा ना भाई, 19-20 का फर्क नहीं है, 19 लाख का फर्क है कपिल भैया और दूसरी जगह के कंटेंट में। ठीक है, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, सुनना मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, प्राइमरी रेनबो में एक बार रिफ्रैक्शन होता है, और सेकेंडरी रेनबो में भी एक बार रिफ्रैक्शन होता है। सर तो फर्क क्या है, तो फिर फर्क क्या है, ठीक है, तो फिर फर्क क्या है, दोनों में एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। प्राइमरी रेनबो में एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मगर सेकेंडरी रेनबो में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि यहां पर 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ये ब्राइट नहीं होता है, ये जो है ये ब्राइट नहीं होता है, ठीक है, ये ब्राइट नहीं होगा। मगर यहां पर बिल्कुल ये ब्राइट होता है, ये ब्राइट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये होता है फेडेड, ये फेडेड है। ये जो है ना प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो में जो रेड है, रेड होता है आउटसाइड, और वायलेट जो है ये होता है इनसाइड। यहां पर जो रेड होता है ये इनसाइड होता है, और जो वायलेट होता है ये आउटसाइड होता है। प्राइमरी रेनबो में इसलिए क्या बनाता है ये, इनर बो, ठीक है। करें तो अब यहां पर चलो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू फिनोमेना ऑफ प्राइमरी रेनबो बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इज आर करेक्ट। तो प्राइमरी रेनबो इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन, हाँ जी, एंड 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। अरे भाई देखो दोनों में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, यहां पर याद रखना, रिफ्रैक्शन दोनों में 2 बार होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन तो 2 बार होगा ना। अब सुनो मेरी बात, इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो है 1 बार या 2 बार, एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो सही है, ये बात तो सही है। इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट ओनली, सिर्फ क्या इसमें रिफ्रैक्शन होता है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्या, गलत। इट फॉर्म्स एज इनर बो, अभी बता इनर बो बनाता है। इट मे इन्वॉल्व मोर देन 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्राइमरी रेनबो में
क्या मोर देन वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या? बताओ आप मेरे को। नहीं होता है भाई, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, इसलिए वो ब्राइट होता है। इट डज नॉट हैव मोर देन वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिर्फ एक ही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दो होते हैं, ये गलत है। तो करेक्ट बताना है 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। क्या बढ़िया लगा कि नहीं कंटेंट? हाँ, तो अपने नोट्स में नोट डाउन करके लिख लेना। ठीक है, एकदम मजेदार। अब बढ़ते फाइनल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं, समय नहीं लगेगा, एकदम बढ़िया तरीके से खत्म करने वाले हैं। सुनो मेरी बात सारे के सारे भाई। ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई क्या होती है? ह्यूमन आई ऐसी आई है जिससे आप देखते हो कि इंसान किस हद तक जा सकता है, कितना बुरा हो सकता है। आंखों से आप देखते हो लोगों को अपना भविष्य बर्बाद करते हुए। जिस सहारे से आप देखते हो उसको ह्यूमन आई बोलते हैं। मजाक कर रहा हूँ। ह्यूमन आई का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा पार्ट हमारी बॉडी का, सॉरी, एक ऐसा पार्ट जिसकी मदद से दैट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ठीक है, आपके जैसे ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्पिरिट एंड क्लियर हार्ट, इनको देखने में मदद करता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आप सभी ने देखा है। बाहर से जो दिखती है वो तो, जो अभी आपको मेरी आंखें दिख रही हैं, ये बाहर से दिखने वाली है, मगर अंदर पूरी की पूरी एक आई बॉल होती है जिसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 इसका डायमीटर होता है, 2.3, 2.5। अब सुनो मेरी बात आगे, अब आगे इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट, जितने भी पार्ट हैं, क्रिस्टलाइन लेंस, ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटाइना, सिलियरी मसल्स, स्क्लेरा, ब्लाइंड स्पॉट, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला यहाँ पर क्या होता है? कॉर्निया। ठीक है, पहला क्या होता है? ये जो कॉर्नर वाला दिख रहा है, ऐसे याद रखो, जो कॉर्नर वाला है ये है कॉर्निया। तो एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जो कि आंखों के फ्रंट को कवर करता है। तो कॉर्नर से कॉर्निया याद कर लो। इसी मेम्ब्रेन से लाइट एंटर करेगी और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन इसी कॉर्निया में हो जाता है। कॉर्निया पढ़ने के बाद आंखों का लेंस, जो आई लेंस है, वो कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक, अब यहाँ पर आइरिस और प्यूपिल के बारे में बात करें। देखो मेरी बात, अपन बोलते हैं ना कि आंखों का कलर किसी का ब्राउन है, ठीक है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्लैक है। तो वो आंखों का कलर नहीं है, वो आइरिस का कलर है। तो ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है कॉर्निया और लेंस के बीच में। इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई। मतलब ये आइरिस का कलर जिसको अपन आंखों का कलर बोलते हैं। आइरिस पता क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल एक स्मॉल होल है आइरिस के बीच में, थ्रू विच लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। एक बढ़िया सा आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। अपनी आंखों, आप क्या करना, एकदम डार्क रूम में जाना, डार्क रूम में जाना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, और आंखों के सामने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करना। आप पाओगे कि आपकी आंखों की एक पार्ट पता क्या हो रहा है? एकदम धीरे धीरे करके माइन्यूट होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। वो पता क्या होगा? प्यूपिल। वो होगा प्यूपिल, अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर द आई। डिम लाइट में जो होती है ना, उसमें ये कंप्लीटली ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आइरिस मसल फैल जाती है। मगर आपने जब उसको फ्लैश दिया, ब्राइट लाइट दी, तो वो इट बिकम्स वेरी स्मॉल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरिस मसल। क्लियर है सर? अब आता है सिलियरी मसल्स। आइरिस मसल प्यूपिल को कंट्रोल कर रही है, सिलियरी मसल्स लेंस को। देखिए क्या करती हैं? लेंस को होल्ड करती हैं। इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। लेंस के कर्वेचर को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। क्लियर है? अब रेटाइना, रेटाइना जहां पर इमेज बनती है, लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई, जहां पर इमेज फॉर्म होती है, इसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जैसे रॉड और कोन्स। ठीक है, रॉड और कोन्स। रॉड सेल्स, नंबर ऑफ रॉड सेल्स आर मोर देन कोन सेल्स। याद रखना, नंबर जो रॉड्स है ना वो ज्यादा होते हैं, रॉड्स का नंबर ज्यादा है कोन से। याद रखना ये। सीओ से क्या होता है? कोन्स, और सीओ से क्या होता है? कलर्स। तो कलर्स के एलिमिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोन्स। और लाइट की इंटेंसिटी के लिए रॉड्स। ठीक है, ये जो सेल्स है ये क्या करते हैं पता है? सिग्नल जनरेट करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमारे ब्रेन में जाते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ऑप्टिक नर्व इन्हीं सिग्नल को रेटाइना से ब्रेन में लेकर जाती है, और वो इमेज को हमारे ब्रेन में बताती है, बनाती है। ब्लाइंड स्पॉट, आप सभी को दिख रहा है ब्लाइंड स्पॉट। ये ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां से ऑप्टिक नर्व लीव करती है आंखों को। ठीक है, एट पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव दी आई, इसमें कोई भी रॉड सेल्स और कोन सेल नहीं है। अब यदि रॉड सेल्स और कोन सेल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज इस पॉइंट पर बनेगी वो ब्रेन में नहीं जाएगी। ठीक है, ब्रेन में नहीं जाएगी। अब आता है स्क्लेरा, जो हमारी आंखों का व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, इट इज नोन एज व्हाइट ऑफ द आई। ओपेक, ओपेक मतलब यहाँ पर लाइट आर पार नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन अर्थ। इसमें क्या होता है? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो सारी के सारे।
अपन ने पढ़ा कॉर्निया, ठीक है, अपन ने पढ़ा लेंस, और फिर अपन ने पढ़ा रेटाइना। ये तीन मेजर पार्ट है, सुनना, कॉर्निया, लेंस और रेटाइना। लाइट रे हमारी आंखों में सीधी आती है, मगर वो कर्व होकर इवेंचुअली यहां पर रेटाइना के ऊपर, ठीक है, रेटाइना के ऊपर इमेज बनती है। ये कर्व पता क्यों हुई? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। क्यों हुआ पता? क्योंकि कॉर्निया के बीच में ए से कुछ प्रेजेंट था और लेंस और रेटाइना के बीच में वी से कुछ प्रेजेंट था। ए मतलब कि एक्वस ह्यूमर और वी मतलब कि विट्रस ह्यूमर। ठीक, एक ऐसा लिक्विड है जो कि क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। तो आप देख रहा है, इट हेल्प्स रिफ्रैक्टेड लाइट टू बी फोकस्ड ऑन रेटाइना। क्लियर है सर? तो कुछ क्वेश्चन है, द वाइट ऑफ द आई इज, क्या बोलते हैं वाइट ऑफ द आई को, क्या बोलेंगे स्क्लेरा? कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, आइरिस। इज द फ्रंट विंडो ऑफ द आई, जहां से लाइट एंटर करती है, कॉर्नर, कॉर्निया। प्यूपिल ओपन्स इन, प्यूपिल ओपन कब हो जाता है? डिम लाइट में ओपन हो जाता है, ब्राइट लाइट में छोटा होगा। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर? सीओ से कलर, सीओ से कोन्स। बढ़िया। अब पता है इमेज कैसे बनती है? जो इमेज बनती है ना ऑन द रेटाइना, वो रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है। कॉर्निया पर रिफ्रैक्शन हुआ, एक्वस ह्यूमर पर, लेंस पर, विट्रस ह्यूमर पर, अब इवेंचुअली जाकर इमेज बनी। मगर जो इमेज बनी ना वो रियल और इन्वर्टेड है, रियल, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। सर मगर हमको तो सीधा दिखता है। अरे भाई, यहाँ पर रेटाइना में सेल्स एक्टिवेट हुए, सिग्नल्स जनरेट हुए, ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल को ब्रेन में लेकर जाएगी और ब्रेन हमको क्या करता है, इंटरप्रेट करके बताता है कि इमेज क्या है। तो सोचो कितनी फास्ट प्रोसेस है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर देखिए। ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस विद कंट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन। ठीक है, ह्यूमन आई क्या देख सकती है? ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस विद कंट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन। देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, एक चीज होती है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब पता क्या है? हमारी आंख सिर्फ पास का नहीं देखती है, उसको दूर का भी देखना है, पास का भी देखना है। तो पास का और दूर का देखने के लिए, लिसन टू मी केयरफुली, पास का और दूर का देखने के लिए आंख को अपने आई लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है। आई लेंस को एडजस्ट करना मतलब कि उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ताकि दूर का और पास का ऑब्जेक्ट इजीली दिख सके। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। मतलब कि इट इज द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी एबिलिटी आई लेंस की टू फोकस बोथ नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पास के और दूर के ऑब्जेक्ट, बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। अब एक लिमिट होती है यार फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने की भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ह्यूमन आई जो हेल्दी आई है, ठीक है, ना ही उसको ऐसे ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं जो कि बहुत एकदम करीब है और ऐसे भी नहीं दिख सकते हैं जो एकदम दूर है। सभी की एक लिमिट है। ठीक है, तो नियर की लिमिट यदि अपन देखेंगे वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और फार यदि पॉइंट अभी अपन बात करेंगे, रुको अभी अपन देखेंगे। ठीक है, रुको। अब आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना है, कि किस हद तक वो कर सकती है, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो सकता है फोकल लेंथ में, ताकि ऑब्जेक्ट देखने के लिए, देखो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब उस फोकल लेंथ को चेंज करेंगे तो आप सभी को पता है पावर इज इक्वल टू 1/f, तो पावर में भी चेंज आएगा। तो कितना वेरिएशन हो सकता है पावर में? तो द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ द आई लेंस, ताकि नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली रेटाइना पर फोकस कर सके, यह है 4D। तो 4D याद रखना, 4D। यहां पर पूछ लेगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में फोकल लेंथ कितनी होती है, तो आप सभी को पता है P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। बढ़िया। फार पॉइंट ऑफ द आई कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, जहां तक हम देख सकते हैं, मतलब ठीक है क्लियरली, तो आपकी नजर जहां तक जा सकती है। नियर पॉइंट ऑफ द आई मतलब जहां तक बिना किसी मतलब कुछ भी स्ट्रेन के हमारी आंख क्लियरली देख सकते हैं, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली, इसको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके पास भी आपको दिख जाता है, आप लेजेंड हो, मगर तब भी 25 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड सेट करा है। अब भाई देखो, एक ऑब्जेक्ट आपने यहां देखा और आपने साइड में देखा। साइड में जब आपने ऑब्जेक्ट देखा, रेज आई, रेज आने के बाद सुनना, रेज आई, ठीक है, एंटर करी, ठीक है, अलग अलग जगह रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, रेटाइना पर बनी, कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी, ब्रेन में गई, उसमें परसिस्ट करा और फाइनली बनी। इसके लिए कितना समय लगा? तो इस
तो द टाइम फॉर विच इंप्रेशन एंड द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन और सेंसेशन होता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। और कितना है पता है? 1/16 सेकेंड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं भाई, उसका भी 1/16 पार्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 1/16 उसका भी 1/16 पार्ट। तो कितना मतलब पावरफुल होगा यार। आई होप आप समझ पा रहे होगे यार। 8 तो बजने वाले हैं यार, और 8 बजे क्या मेरी क्लास एसएसबी की? देखते हैं, सुनो मेरी बात। चलो यहां पर देखो, क्वेश्चन करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, हमारी जो आंखें हैं वो कैमरा की तरह है। दैट हैज अ लेंस विथ, आप एक बात बताओ, फिक्स्ड फोकल लेंथ एंड फिक्स्ड अपर्चर, वेरिएबल फोकल लेंथ एंड फिक्स। यार फोकल लेंथ तो कभी फिक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि पास का भी देखना है, दूर का भी देखना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला भी हटाओ, ये वाला भी हटाओ, वेरिएबल फोकल लेंथ होगी। अपर्चर कैसा होगा यार? अपर्चर भी वेरिएबल होता है। और एक बात बताऊं, अपर्चर मतलब आंखों का अपर्चर एक्चुअली में कौन सेट करता है? याद रखना, प्यूपिल। याद रखना, प्यूपिल। ठीक है, कोई दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ ये, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हो तो ये कोर्स है यार। बार बार मेरे को एडवर्टीजमेंट करने की आदत नहीं है, लगे तो ले लेना, नहीं तो जैसा करना हो कर लो। अब सुनो मेरी बात, एक बढ़िया कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको। ये है पतला लेंस, ठीक है, थिन। थिन लेंस पता कब यूज होता है? जब दूर के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं। आप देखो इसका सर्कल कितना बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, मतलब कि सर इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी। इसकी फोकल लेंथ यहां पर ज्यादा है। जब इसके ऊपर प्रेशर हम पुट करेंगे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये मोटा हो जाएगा, ठीक है, थिक। आपने ऊपर से और नीचे से बहुत प्रेशर लगाया, क्यों पता? क्योंकि भाई आपको पास का देखना था। आंख के लिए पता, दूर का देखना आसान है, पास का जब देखते हैं ना आंख में, जब आप रात में पास मोबाइल करके आप सेशन वगैरह कुछ भी लगाते हो, मूवी देखते हो, तो उससे क्या होता है? आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि आई लेंस आपका मोटा हो जाता है, थिक होना पड़ता है उसको। यहाँ पर फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है पास के देखने के लिए। ये बस मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये क्लियर है आपको? ये बस ऐसे ही मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले हैं, बिकॉज डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब डिफेक्ट्स जिसकी वजह से एक पर्सन ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली, मतलब क्लियरली और कंफर्टेबली नहीं देख पाता है, इसको डिफेक्ट्स बोलते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बढ़िया सी ट्रिक देख भाई। एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया की शॉर्ट स्पेलिंग है, ठीक है, इसकी जो स्पेलिंग है वो शॉर्ट है। हाइपरमेट्रोपिया की, ठीक है, लॉन्ग स्पेलिंग है, ठीक है। तो मेरी बात सुन भाई, शॉर्ट स्पेलिंग मतलब कि इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या नियर, शॉर्ट या नियर साइटेडनेस, ठीक है। और लॉन्ग स्पेलिंग वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉन्ग या फार साइटेडनेस, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, क्योंकि ये छोटी स्पेलिंग है तो पास का क्लियरली दिखाई देगा मगर दूर का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये बड़ी स्पेलिंग है। बड़ा मतलब दूर का, मतलब दूर का दिखाई देगा मगर पास का क्लियरली दिखाई नहीं देगा। दैट्स इट। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, मजा आ गया। अब सुन मेरी बात, और बढ़िया तरीके से ऐसे करवा देता हूं कि जितना भी कठिन सवाल आ जाए फोड़ देगा। सुन, मायोपिया नियर बाय क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का क्लियरली दिख रहा है। मायोपिया, अब सुनो एक एक करके करते हैं। मायोपिया अनेबल टू सी डिस्टेंट क्लियरली, ठीक है। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ठीक है। दूर का नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्वेश्चन पूछो वाई, भाई ऐसा क्यों? क्योंकि रेज रेटाइना पर पहुंची ही नहीं, ये दिमाग लगाना है। कभी भी आप बोलो ना मायोपिया मतलब पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। इतनी दूर से रेज आ रही हैं कि रेज रेटाइना पर पहुंची नहीं। ड्रॉ करके बताऊं आपको, ड्रॉ करके बताऊं, मजा आ जाएगा। सुनना क्लियरली, अब आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। पहले जैसे ही मायोपिया वर्ड आपके दिमाग में याद आया, ये रेटाइना और ये रेटाइना, ठीक है। मायोपिया मतलब पता है, ये है मायोपिया
और यह है हाइपर मेट्रोपिया। फर्क क्या है? मायोपिया मतलब कि पास का दिख रहा है, दूर का, इतनी दूर से रेज आ रही हैं, ठीक है, कि रेटाइना पर पहुंची ही नहीं, रेटाइना पर पहुंची नहीं भाई, बिफोर द रेटाइना मिल गई। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि, हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास से, पास का दिख रहा है ना, नहीं दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख, जो नहीं दिख रहा है वहां से इशू चालू करना है। दूर से नहीं, पास से रेस इतनी तेज आ रही है, इतनी तेज कि सर रेटाइना के उस तरफ जाकर मिल गई। दिक्कत है सर, ये तो दिक्कत है ना। ये यदि आप रेटाइना कंसिडर कर रहे हो, ये रेटाइना कंसिडर कर रहे हो तो समझो ना बात, ये तो दोनों गलत है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? समझ पा रहे हो कि नहीं कंसेप्ट? तो इमेज फॉर्म्स मायोपिया में क्या हुआ, दूर से रेज आई, रेटाइना पर पहुंची नहीं, तो इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटाइना, रेटाइना के पहले ही बन गई। अब ऐसा क्यों हुआ पता? क्योंकि भाई ये जो लेंस है ना, इसमें दिक्कत पता क्या है, समस्या क्या है? ये क्या कर रहा है, बहुत तेजी से कन्वर्ज कर रहा है, बहुत कन्वर्ज, अब कन्वर्ज कर रहा है तो आप सभी को पता है इसकी फोकल लेंथ कम हो गई है। कन्वर्ज क्यों कर रहा है पता है? जो मोटा हो गया ना, थिक लेंस तेजी से कन्वर्ज करता है, प्रेशर डेवलप करता है, इसलिए कन्वर्ज तेजी से। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी लेंस मोटा हो रहा है, कन्वर्ज तेजी से कर रहा है, तो कौन सा लेंस तेजी से कन्वर्ज करेगा? जो मोटा होता है, ठीक है। और मोटे लेंस की हमेशा फोकल लेंथ कम होती है, क्यों? क्योंकि आप देखो इसका सर्कल छोटा बनेगा और पतले वाले का बड़ा बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, है ना, लेंस गॉट थिक, एक्स्ट्रा कर्व, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर रेटाइना को तो यहीं पर होना था, मगर आई बॉल उठाकर उसको वहां ले गई। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आई बॉल है वो क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, ये भी बोल सकते हो। एक रीजन ये हो सकता है, दूसरा ये। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अरे ये लगा दे तू, क्या लगा दे तू, डाइवर्ज लगा दे, कनकेव लेंस लगा दे, ठीक है, कनकेव लेंस। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं कनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। जस्ट ऑपोजिट कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। अब आया कि नहीं समझ में? ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से बता दिया भाई। यहाँ पर दूर का क्लियरली दिखेगा, अनेबल टू सी नियरली क्लियरली, पास का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रेज भाई रेटाइना के उस पार चली गई है, मतलब पास से इतनी तेज रेज आई कि उस तरफ जाकर मिली। तो इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड रेटाइना, बियॉन्ड रेटाइना। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कन्वर्ज नहीं करा। कन्वर्ज क्यों नहीं करा? क्योंकि लेंस पतला है, पावर नहीं है, ठीक है। पावर क्यों नहीं है? क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादा है। अरे पावर इज इक्वल टू 1/f होता है ना, फोकल ज्यादा तो पावर कम, पावर नहीं है, समझे? तो आपको समझ में आ गया। अब प्रेस बायोपिया, ठीक है, इसमें बी आ रहा है, और बी का मतलब होता है बोथ, मतलब कि यहाँ पर एक पर्सन ना ही पास का देख सकता है क्लियरली, ना ही दूर का देख सकता है। रीजन क्या है? उसकी सिलियरी मसल्स वीक हो गई हैं, ठीक है। आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो चली गई है, हार्ड हो गया है वो। इसका रेमेडी क्या है, सुझाव क्या है? बाई फोकल या वेरी फोकल लेंस, दोनों लगते हैं। हाई लेवल का क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव में यहाँ पर कनकेव ऊपर लगाना है, कन्वेक्स नीचे लगाना है। ऊपर कनकेव होता है, नीचे कन्वेक्स होता है, ठीक है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आई लेंस है हमारा वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन ग्रो कर जाती है, यूजुअली ओल्ड एज पीपल में होता है। यहाँ पर पार्शली या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होने के चांसेस होते हैं। इसका सुझाव पता, कोई भी लेंस नहीं है, कोई भी लेंस नहीं, इसका सुझाव है कैटरेक्ट सर्जरी। इसका सुझाव क्या है? कैटरेक्ट सर्जरी। अब आता है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म ऐसा है, एक कॉमन इम्परफेक्शन इन दी आई कर्वेचर, मतलब आंखों का जो कर्वेचर है वो कर्वेचर ही ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो विजन है वो ब्लरी दिखाई देता है हर डिस्टेंस पर। सुझाव क्या है इसका? आप सिलेंड्रिकल लेंस लगाओ। इसका यहां पर लिख देता हूं, सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। लास्ट टॉपिक दो बचे हुए हैं, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। प्राइमरी भाई अपने लड़कों को तो बस इतना ही पता है कि लाल, नीला और हरा ये प्राइमरी है। अब लाल और नीले को मिलाए तो मजेंटा बना, लड़कियों ने बना दिया ठीक है। लाल और ग्रीन मिलाया तो येलो बना, चलो येलो तो पता है, मगर ब्लू और ग्रीन को मिलाया तो सियान। सियान मेरे को अभी भाई जब बाद में पता चला ये सियान कलर भी होता है। और कलर ब्लाइंडनेस पता क्या होती है? व्हेन अ पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर ड्यू टू हैविंग डिफेक्टिव कोन सेल्स। पता है
कोन सेल्स में डिफेक्ट होने की वजह से जब कोई एक पर्सन अलग अलग जो रंग है, रंगों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं उसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ही इज गोइंग विद द कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर है? बिल्कुल सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ग्रीन और रेड? हरे और लाल को मिला दिया, क्या बनेगा सर? येलो बनेगा। हरा और लाल मिलाया तो येलो बना। ओके, पक्का येलो बनेगा। ये देखो, हरा और लाल मिलाया, येलो बना ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट? तो ब्लू, रेड और ग्रीन यही है सर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब आता है टेलीस्कोप वाला आखिरी कंसेप्ट। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो टेलीस्कोप है ना, ये दो प्रकार के रहते हैं। जो टेलीस्कोप है ये दो प्रकार के होते हैं, या तो रिफ्लेक्टिंग टाइप या तो रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप या तो रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप का मतलब पता क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप जो कि ओनली मिरर से मिलकर बने होते हैं। रिफ्लेक्टिंग वो होते हैं जो कि ओनली, रिफ्रैक्टिंग वो होते हैं जो कि ओनली लेंस से मिलकर बने होते हैं। और जो इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्मिड। यहां एम भी आएगा। ठीक है, इनको स्मिड कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात, SCHMIDT है यार, SCHMIDT, SCH। अब ये क्या होता है? सुनो मेरी बात, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर? तो ओनली मिरर जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप का एग्जाम्पल है न्यूटोनियन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है न्यूटोनियन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये जो दो ऊपर के दिख रहा है ना, गैलीलियन और कैप्लेरियन, ये क्या है पता? ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है। और जो स्मिड है ये बोथ। क्लियर है? बिल्कुल सर। माइक्रोस्कोप में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सारे सवाल करने वाले हैं, तो जरा मैं आपको बता देता हूं बढ़िया तरीके से। सुनो मेरी बात, सारे के सारे जवानों। ठीक है, टेलीस्कोप और पेरिस्कोप बताना है आपको। ठीक है, एक क्या होता है भाई? टेलीस्कोप। और एक होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो टेलीस्कोप है ना, वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, जितने भी बिगर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अच्छे विजुअल्स और अच्छे पिक्सेल्स देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा छत के ऊपर रखा हुआ है, प्लैनेट्स देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि बायोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट, छोटा बायोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका यूज करा जाता है। ठीक है, ये है टेलीस्कोप और ये है माइक्रोस्कोप। अब सुनो, इन जनरल both have two lenses and both are, दोनों के दोनों क्या होता है? कन्वेक्स। इन जनरल बात कर रहा हूं, दोनों के दोनों कन्वेक्स होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कन्वेक्स हैं। समझ में आया? दोनों के दोनों कन्वेक्स हैं। सर समझ में आ गया। एक लेंस इसके पास है, ठीक है, जिसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। एक होता है आई पीस, इसके पास भी दो हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव और यहां पर क्या होता है? आई पीस। ठीक है, अब मेरी बात सुनना सारे के सारे। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को एफओ बोलेंगे, आई पीस की एफई बोलेंगे। इसको एफओ बोलेंगे, इसको एफई बोलेंगे। ठीक है, यहां पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या है? m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है,
ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। सर थोड़ा ऐसा लिखो कि बड़ा बड़ा दिखाई दे। बिल्कुल भाई, ये ले, यहां पर होता है m इज इक्वल टू FO अपॉन FE, ठीक है, और यहां पर होता है m इज इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, और एक और डिस्टेंस जो कि दोनों क्वेश्चन में गिवन होता है, L मल्टीप्लाई बाई D अपॉन FO मल्टीप्लाई बाई FE। इधर हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो, मैं लिख दिया। अब दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है। अब सुनना यहाँ पर, क्योंकि FO ऊपर है तो बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर FO इज ग्रेटर देन FE, यहाँ पर FO इज लेस देन। क्लियर है सभी को? यही था, बस इतना ही कंसेप्ट था। अब सारे सवाल उड़ा दो आप। माइक्रोस्कोप may be a combination of, अरे both two convex lens. The focal length of objective lens of telescope is 50 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर टेलीस्कोप की, मैग्निफिकेशन 25 दे रखा है, m इज इक्वल टू 25। तो आपको आई पीस चाहिए, आई पीस की फोकल लेंथ। तो टेलीस्कोप m इज इक्वल टू FO अपॉन FE, 50 अपॉन, अब हाँ कैसे करोगे, वैल्यू पुट करो। m कितना है 25 इज इक्वल टू 50 अपॉन FE, ये 1 और ये 2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहां पर क्वेश्चन क्या है, बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस। बिल्कुल कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। आपने पढ़ा है, टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, m इज इक्वल टू FO अपॉन FE, ठीक है, टेलीस्कोप। तो बिल्कुल सही है, FO बड़ा रहता है यार, दूसरा वाला भी सही है, 1 और 2 कायम है, इसमें है सर दोनों में। तीसरा पढ़ना, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो भाई न्यूमरेटर बढ़ाएगा तो मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा, तो तीसरा भी सही है। क्लियर है? बढ़िया। Which one of the following statement is correct about the magnification of an optical microscope? Magnification m is equal to L multiply by D upon FO multiply by FE। तो हमको क्या बताना है? करेक्ट। मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। भाई आई पीस बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन कम होगा ना, ये गलत है। मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, गलत है। मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, गलत। मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका, क्योंकि इनवर्स है। मजा आया कि नहीं? हाँ, बोल रहा ना, खतरनाक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ा कर एक तरफ हो गए। आखिरी कंसेप्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो लाइट है ना, वो मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि मिलकर बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एक ऐसी लाइट वेव जो कि एक प्लेन से ज़्यादा में वाइब्रेट कर रही है, उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। एक प्लेन से ज़्यादा में वाइब्रेट कर रही है। द लाइट एमिटेड बाय सन, लैम्प, ट्यूब लाइट, इनको अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है, ठीक है। आप देखो कैसे, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन आप सभी को दिख रहा है इधर, ठीक है, ये इधर इधर, ठीक। अब इसको अनपोलराइज्ड को पोलराइज बनाना, ठीक है, सिंगल प्लेन में अब इसको करवाना, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइज्ड वेव जितनी भी हैं आर ऐसी वेव जिसमें वाइब्रेशन सिर्फ एक सिंगल प्लेन में होता है। कहाँ पर? सिंगल प्लेन में। तो यूजुअली ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखने को मिलता है ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव में देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो सुनना मेरी बात, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमेना सपोर्ट द लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव है, तो ये पोलराइजेशन में होता है। इट इज पॉसिबल इन पोलराइजेशन। तो कहीं पर भी मैं आपको बता रहा हूँ पोलराइजेशन आए तो सबसे पहली नजर आपकी पता कहाँ जानी चाहिए कि भाई कहीं ट्रांसवर्स दिख रहा है क्या, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। यहां पर क्या लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन शोज दैट, जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है ये क्या बताता है कि लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर, लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर। फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन कैन नॉट अकर इन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कि पोलराइजेशन का फिनोमेना कभी भी एकॉस्टिक वेव में नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में कब पता चलेगा, जब आप साउंड एंड वेव्स पढ़ोगे। फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन इन लाइट बीम्स,
ट्रांसवर्स नेचर, अभी बताया मैंने जनाब। फाइनली आप सभी को इस प्रकार की फीलिंग मैंने दिलवा दी है, ठीक है। एकदम सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आप सभी को महसूस हो रहा होगा। दिवाली का आप सभी को वेकेशन बिल्कुल दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइस, मज़ा आ गया आप सभी से इंटरेक्ट करके, पढ़ा कर, ठीक है। तो बढ़िया है, चलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी प्रकार से इंग्लिश का सेशन भी आप सभी के लिए आएगा, प्रैक्टिस सेशन। इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन विद ऑल ऑफ माई वॉरियर्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यार थैंक यू तुमको मेरे को बोलना चाहिए, मैं क्यों बोलूँ थैंक यू। जय हिंद।